बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 26 मार्च हफ्ता का दिन और साल 2022 सुबह सुबह का वक्त आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल सुबह के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सुबह के वक्त का पहला सेगमेंट, तारीख कदीम हिंदुस्तान। जी, कल मैंने आपसे एक गुजारिश की थी जाते जाते कि हम लोग अभी तक वहीं पे घूम रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पाँच सदियां बाद या 2-4 सदियां बाद तक। वो जो पहले का ज़माना है, बुद्ध मत का ज़माना, उसके साथ साथ हमने जैन मत को भी कवर करने की कोशिश की है ताकि ये वक्त भी बचाया जा सके और आपको थोड़े वक्त में ज़्यादा नॉलेज डिलीवर हो सके। जी, कल मैंने जाते जाते एंड में ये कहा था कि अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मैं आपको हिंदुस्तान में यूनानियों की आमद के बारे में बताऊंगा। जी, अब तक यहाँ पे एक अर्ज करता चलूं कि अब तक जो मैंने आपको सुनाया है, जो आपकी खिदमत में पेश किया है, तज्जिया या तारीखी हकायक, वो सारे के सारे मुझे मिले हैं हिंदुस्तानी आर्यन कौम के हाथों के लिखे हुए। लेकिन इससे आगे यानी बुद्ध मत के ज़माने में यूनानियों के लिखारियों ने, राइटर्स ने जो हिंदुस्तान के बारे में लिखा वो ज़्यादा एक्यूरेट है। उन्होंने दिन, महीना, साल और अरसा जो दिया है किसी भी वाक़े का, वकूए का, वो ऑथेंटिकेटेड है। यहाँ तो सिर्फ अंदाजे और क्याफे मिले हैं मुझे किताबों में, लेकिन यूनानियों ने, इससे जाहिर होता है कि वो इल्मो हुनर के ज़माने में, इल्मो हुनर के मैदान में हिंदुस्तानियों से कहीं आगे थे यूनान वाले। शुरू यहाँ से करते हैं कि ये आज से 4000 साल पहले, आज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 20 सदियाँ पहले, जब हमने ये जिक्र किया कि आर्यन कौम अपना आबाई मुल्क तुर्कस्तान छोड़कर कुछ तो वहाँ से हिजरत करके आ गई इधर हिंदुस्तान में, और कुछ वहाँ से चले गए फारिस की तरफ। फारिस ईरान का पुराना नाम है, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। फारिस चले गए और वहां भी इस कौम ने जाके, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो थे, मकामी लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे थे, अक्लमंद थे और खेती बाड़ी जानते थे, लेकिन वहां से तुर्कस्तान, इनका जो आबाई मुल्क था, वहां से उठने की वजह क्या थी, इनकी नकल मकानी या हिजरत की वजूहात क्या थी, और इन्होंने क्यों अपना इलाका छोड़ा, किस जरिए से, किस रास्ते से गुजर कर छोड़ा, और कहाँ हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए, किस रास्ते से आए, ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी हुई है। इसमें जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर किसी दोस्त ने नहीं देखा है या नहीं जानता है तो वो पिछली किस्तें देख ले, नीचे दिए हुए लिंक में जाएं और पिछली किस्तें देखें, आपको पूरा अहवाल मिल जाएगा कि हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए तकरीबन सभी महाजरीन ने या नकल मकानी करने वालों ने या हमलावरों ने ज़्यादातर को सुलेमान का इलाका इस्तेमाल किया, जिसमें छोटे छोटे दर्रे हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, को हिमालय, बर्फ का घर, उसे अबूर करना और फिर पैदल हाथी और घोड़ों और ऊंटों को साथ या गधों खच्चरों के साथ ये मुमकिन नहीं होता था। तो इस काम के लिए को सुलेमान यानी छोटा पहाड़ी सिलसिला जो मगरब की तरफ है, यहां से इन्होंने अबूर किया। यहां से गुजरगाह थी इनके लिए, और सबसे मशहूर गुजरगाह जो आज भी है वो दर्रा खैबर है। ये मैंने किसी दिन आपसे सवाल पूछ लेना है कि कौन सा दर्रा, कौन सा रास्ता ऐसा है जहां से बैरूनी हमलावरों ने और दीगर कौमों ने हिंदुस्तान में एंट्री मारी। जी, तो यहां से वो गुजर कर सारे लोग आर्यन यहां भी आए, और बाकी जो कबीले बचे उन्होंने फारिस का रुख किया, यानी ईरान की तरफ चले गए। और यहां आकर तो इन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें, ममलिकतें बनाई,
मगर वो वहां जाकर फारिस में एक यूनिट ही रखा उन्होंने, और फारिस को यानी ईरान को इतनी बड़ी ताकतवर और वसीउल बुनियाद मुमलिकत बनाया कि उसका मुकाबला ही कोई नहीं था एशिया में, मद्दे मुकाबल ही कोई नहीं था उसका ईरान का पुराना नाम मैंने आपको बताया कि वो फारिस था, इसीलिए उसकी ज़बान को फारसी कहते हैं, ये तो हमें सबको पता है। वहां जाकर इन्होंने उस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका कोई हद बनना भी नहीं था, और जिसमें इल्मो हुनर के हवाले से और जंगो जदल के हवाले से, फन्ने सिपाहगरी के हवाले से वो आगे निकलता जा रहा था हिंदुस्तान और दीगर हमसाया ममालिक की निस्बत फारिस। और वहां पे इतनी मजबूत सल्तनत और ममलिकत मार्ज वजूद में आई थी कि उन्होंने इधर से शुरू, आप देखें जरा गौर फरमाने की जरूरत है, दरियाए सिंध के इस पार यानी मशरक की तरफ हिंदुस्तान था, और दरियाए सिंध के मगरब से लेकर उधर बहरे रोम तक इस मगरबी एशिया का सारा इलाका, उसमें कौन कौन सी चीजें थी, एशिया कोचक था, तुर्कस्तान था, अफगानिस्तान था, और दीगर छोटी छोटी रियासतें और ममालिक उसमें शामिल थे। ये भी उन्हीं के कब्जे में था, इतना बड़ा एरिया जो मैंने आपको गिनवाए। खैर वहां का एक बादशाह उठता है जी, ईरान का, फारिस का, यानी उसका नाम था ज़रकसैर जी। ये साहब थे उनके बादशाह जिनकी मैं आपको आज बात सुनाने जा रहा। ज़रकसैर ये था उनका नाम। ये साहब थे बादशाह फारिस यानी ईरान के। तो इन्होंने मुनासिब ये समझा कि कनात ना कर दुनिया रंगो बू पर, मंजिलें और भी कारवां और भी हैं, इन्होंने ये तहैया किया कि एशिया में तो मेरे जैसे सुपर पावर कोई नहीं है, क्यों ना मैं यूरोप की तरफ बढ़ूं। तो इसी नीयत से इन्होंने एक लंबी चौड़ी फौज तैयार करके आब नायक को पार किया। आब नायक कहते हैं उस लाइन को जो नक्शे में मौजूद है, जो यूरोप और एशिया को अलहदा करती है, वो लाइन, वो बॉर्डर, वो इलाका जो एशिया और यूरोप को अलहदा करते हैं, आब नायक कहते हैं उसे जी। आब नायक को क्रॉस किया और जाकर उन्होंने यूनान पर चढ़ाई कर दी। अब यूनानी जो सुपर पावर थी उस वक्त यूरोप की, सरकर्दा थी। उन्होंने एक नहीं दर्जनों जंगें लड़ी इनके साथ, फिर ज़रकैसर के साथ, और बिल आखिर ज़रकैसर को, फारिस फौजों को पै दर पै शिकस्तों का सामना करना पड़ा, और आधे से ज्यादा तकरीबन 70% अफवाज कत्ल करवाने के बाद ईरान ने चुप साध ली, यानी फारिस वाले चुप करके बैठ गए आराम से। इन्होंने यूनान का रुख करना छोड़ दिया, वो उसे फतह करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। अब हुआ क्या, कुछ ही साल गुजरे थे कि यूनान में एक नौजवान बिल्कुल टीनेजर लड़का बादशाह बन गया। वो हादसाती तौर पर कह लें या वाकयाती तौर पर जैसे भी, जिसका नाम सिकंदर है। ये बुद्ध मत के जमाने ही की बात कर रहा हूं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 5 सदियां पहले का जो इरा है, दौर है, उसकी बात हो रही है। सिकंदर, जिसे तारीख की किताबों में जगह जगह सिकंदर आजम के नाम से याद किया गया है, उसके सर पर ताज आ गया यूनान का।
नौजवान था, 18-19 साल का था जब बादशाह बना, लेकिन फन्ने सिपाहगरी में तीर तलवार और नेजाबाजी में माहिर था। नौजवान था, जोशीला था और जंगजू था, लड़ाका तबीयत का मालिक था। तारीख में ये लिखा हुआ है, मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। उसने 20 साल की उम्र में ये फैसला कर लिया कि फारिस वालों ने तो हम पर हमला किया था, हमारी काफी फौजी और जानी और माली नुकसान हुआ था, गो के वो शिकस्त खा के वापस गए, लेकिन मैं उनको सबक जरूर सिखाऊंगा। सिकंदर ने ये फैसला कर लिया। उस वक्त उसकी उम्र 20 years ही वॉज ओल्ड, ओनली 20। तो 20 साल की उम्र में उसने 35,000 बेहतरीन फौजियों का इंतखाब किया और आकर पूरे लाओ लश्कर के साथ आकर उन्होंने हमला कर दिया जी। 35,000 की फौज, और वो भी चुन कर लेकर आए, जो बेहतरीन जांबाज लड़ाका और जंगजू किस्म के लोग थे। उन्होंने आके फारिस पर हमला किया और उस वक्त फारिस का बादशाह, ईरान का बादशाह जो था, उसका नाम था दारा। जी, दारा साहब थे फारिस के बादशाह। जी, दारा, ये नाम भी आपने तारीख में पढ़ा लिखा और सुना होगा। जी, इनके साथ इनकी झड़पें होती हैं, 2-4-10 जंगें होती हैं, बड़ी खून रेजी हुई, बड़ी कत्लो गारत गरी हुई, लेकिन आखिर सिकंदर आजम जीत गया और दारा को बदतरीन शिकस्त हुई। फिर उसके बाद सिकंदर साहब तो जो थे, सिकंदर आजम जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अंग्रेजी किताबों में लिखा हुआ उसके बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम। उन्होंने वहीं पे फिर इक्तफा नहीं किया। उन्होंने सोचा जो इनका पावा था, जो इनका बहुत मजबूत गढ़ था आर्यन कौम का, ये तो मैंने आसानी से फतह कर लिया। अगली जो कौमें हैं या जो मुल्क हैं, वो मेरे लिए कोई मसला नहीं। और तारीख ने साबित किया कि हुआ भी ऐसे ही। एशियाई कोचक तक पहुंचा, उससे आगे उसने तुर्कस्तान को फतह किया, उससे आगे अफगानिस्तान। इनमें कोई खास मज़ामत इनको नहीं करना पड़ी और आसानी से यहां तक आ गया, हमारे अपने सिंध के किनारे तक, दरियाए सिंध के किनारे तक। अच्छा, यहां से उसने दरियाए सिंध को अबूर करने की बजाय ये फैसला किया कि मैं क्यों ना उसी रास्ते से हिंदुस्तान में जाऊं जहां से आर्यन कौम गई थी, हिजरत करके या नकल मकानी करके। और वही फिर से वही सामने आएगा तारीख में। दर्रा खैबर एक दफा फिर रिपीट कर ले। दर्रा खैबर से इसने एंट्री मारी जी, सिकंदर आजम ने। बेहतरीन फौज, लाओ लश्कर, हथियार और जंगी साजो सामान से लैस एक बहुत बड़ी फौज के साथ दाखिल हो गए। उन्होंने सोचा कि अब कनात नहीं करनी किसी जगह पे। पिछली सारी जो एशियाई, ये सेंट्रल एशिया की जो रियासतें, ममलिकतें थीं, जब इन्होंने फारस को वो अबूर कर लिया तो बाकी मैंने आपको गिनवाए हैं। एशियाई कोचक था, तुर्कस्तान था, अफगानिस्तान था। यहाँ पे उसे कोई खास मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा, आसानी से इनको उतारने वाले की तरह वो आगे बढ़ गया। मगर जैसे ही इसकी एंट्री होती है पंजाब में, या जहां पे हम बैठे हुए, यहां पे एक खश्तरी बादशाह था, उसका नाम था, जी हां, राजा पोरस। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। राजा पोरस, ये अच्छा, एक तो ये तय है कि ये जमीनी रास्ते से आया
दरिया को अबूर नहीं किया सिकंदर आजम ने। और दूसरा ये कि ज़माना वही है बुद्ध मत का और जैन मत का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ सदियां पहले की बात है। ये ज़हन में रखना है आपने आखिर तक, कि अभी तक हम वहां से आगे नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके सामने रखना वो मैं मुख्तसर करके रख रहा हूं, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। उनके बगैर तारीख, कदीम हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल ही नहीं होती। तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि इनको स्किप करके हम आगे बढ़ जाएं और कहें कि जी अल्फ के बाद ये आ जाता है? ऐसा तो नहीं होता, या ए के बाद जी आ जाएगा। हमें बी सी डी एफ जल्दी से सही, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ज़िम्नन ये अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी हिंदुस्तान में आमद, और आमद भी इसी दर्रा खैबर से और इसी जगह से जहां हम बैठे हुए हैं, पंजाब में इसने पहला कदम रखा। पंजाब उस वक्त बहुत बड़ी ममलिकत थी ये बुद्ध मत के ज़माने में, और यहाँ का जो बादशाह था उसका नाम था राजा पोरस। आज पोरस के साथ इसका टाकरा, इसका मलाखड़ा, इसका जोर आजमाई, पंजा आजमाई, कब, कैसे, क्यों और कहाँ हुई, उसके वजूहात क्या बनी और उसके नताइज क्या निकले, ये आने वाली एक दो किस्तों में आप पर वाजे करूंगा। क्योंकि आज के प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है उसका टाइम मुझे बताया जा रहा है इशारा करके कि जी पूरा हो गया है, ताकि वीडियो इतनी लंबी ना, और मालूमात भी अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी दूं आपको, ज़्यादातर बताने की बजाय थोड़ी मालूमात दूं। आब नाए मैं आपको एक दफ़ा लिख कर दिखा दूं। आब नाए का मतलब तो मैंने आपको बता दी है। ये जो वो नक्शे पर वो लकीर या वो एरिया दुनिया के नक्शे पर जो यूरोप और एशिया को अलहदा करता है, उसे कहते हैं आब नाए। जी ये नोट फरमा लें जी। बाकी वो था जो आर्यन का मुल्क था ताजिकिस्तान, वो तो आपको पता है। तुर्कस्तान ये आर्यन कौम का आबाई मुल्क था जो सिकंदर आजम ने आसानी से फतह कर लिया। फारस की ममलिकत को गिराने के बाद जो उसका था अंपायर, पर्शियन अंपायर, उसको गिराने के बाद इसने आप एशियाई कूचक, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान और दरियाए सिंध तक आन पहुंचा और खैबर के जरिए एंटर हुआ पंजाब में। अगली किस्त में इंशाल्लाह इससे आगे का अहवाल आपको बताऊंगा जी। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, आज का लफ्ज, वो भी लगे हाथों नोट फरमा लें जी, कहीं जाना क्यों, इधर ही बैठते हैं अभी जी। आज का लफ्ज बड़ा बेहतरीन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी ये लफ्ज है अरबी का लफ्ज। अब आप कहेंगे कि मैंने एक ही लफ्ज 2 मरतबा लिख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें फर्क और मायने क्या क्या मतलब है, मायने में भी फर्क है और तलफ़्फ़ुज़ में भी। मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, एक के ऊपर जबर है, रे के ऊपर, रे के ऊपर सॉरी दोनों जगह जबर है, काफ के ऊपर, एक के ऊपर जबर और एक के ऊपर जज्म है। अब देखें, गौर करें, ये फर्क है इनके तलफ़्फ़ुज़ में, रकम और रकम, रकम और रकम। इसे समझने की कोशिश करें, इसे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, इराब के साथ। अब मैंने आपके सामने लिखा है रकम और रकम। अब मैं डिफरेंस बताता हूं इन दोनों अल्फाज के दरमियान।
ये जो रकम होता है ना रे के साथ, ये होता है किसी चीज को लिखना। लिखना लिखना या लिखने वाले राइटर को अरबी में कहते हैं राकम। क्या कहते हैं? राकम। लिखने वाला राइटर राकम होता है और जो लिखता है वो रकम करता है। अब दूसरे लफ्ज पे आ जाए, रकम। ये तादाद होती है पैसों की, मतलब कितनी रकम, कितने पैसे, या कितनी नोयत का, या कितने वजन का, पैमाना कह लें एक किस्म का, गिनती का या नाप का, कि रकम किस कदर अदा करूं। रकम एक गिनती, रुपयों की, पैसों की गिनती, पैमाना, रकम। जी, ये थे आज का लफ्ज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, पसंद भी आया होगा। तो आज के प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात। आज की बात क्या क्या शेयर करूं आपसे? क्या फरमाते हैं आप? कुछ आप भी बोला करें, बताया करें। आज की बात कुछ इस तरह से बता देता हूं कि कोशिश किया करें कि अपनी जिंदगी को बतरीके आसन गुजारें। ये तो गुजरेगी, अगर नहीं भी गुजारेंगे तो ये गुजरेगी। वक्त तो कभी नहीं थमता। कोशिश करें कि जिंदगी गुजारते हुए पीपल के पत्तों की तरह न बने, जो पीले पड़कर, सूख कर, गिर कर जाया हो जाते हैं, बल्कि मेहंदी के पत्तों की तरह बने, जो खुद पिस कर भी लोगों के हाथों पर, लोगों के घरों में रंग बखेर देते हैं, खूबसूरत रंगों की बरसात कर देते हैं। खुद पिस कर भी लोगों के हाथों पे रंग बखेरते हैं। उम्मीद है आप मेरी इस छोटी सी बात को जरा सोचेंगे जरूर, इंशाअल्लाह अज़ीज। आखिर में प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया, मुझे इशारा मिल रहा है पीछे से, लेकिन बात यह है कि जाते जाते मैं 1 मिनट के अंदर अपने बाबा जी की बात मुकम्मल कर लूं। बाबा जी मुझे कहने लगे, पुत्र, एक दफा ये हुआ कि मेरी टांग टूट गई, मैं अस्पताल में गया, साथ वाले बेड पे पड़े मरीज ने ना मुझे फैंटी लगाई। मैंने कहा, वो क्यों बाबा जी? कहते हैं, मेरी टांग टूटी हुई थी, ये बाईं वाली एक टांग, जो मेरे साथ बेड में पड़ा हुआ था ना, बेड पे आदमी, उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी। मैंने मुंह उसके कान के करीब करके पूछा, वे भरा, तुमने 2 बीवियां की हुई हैं? बस ये कहना था कि वो ऊपर उठकर बड़ी मुश्किल से उसने मुझे दे मारा छितर। ये थी जी मेरे प्यारे बाबा जी की नई बात जो उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। खुश रहे, खुश रखें। अल्लाह सोना आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस और पाकिस्तान जिंदाबाद।